हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास ए चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन का इंट्रो करेंगे। इस चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइज है और तीनों एक्सरसाइज का इंट्रो इस वीडियो में होगा। तीनों एक्सरसाइज में जो भी कंसेप्ट यूज होंगे वो मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। फर्स्ट है, चैप्टर का नेम है फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि फैक्टराइजेशन पे हम तभी पहुंचेंगे अगर हमें फैक्टर पता होगा। नाउ अभी हमें नेचुरल नंबर तो पता ही है क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वही काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो हमारे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। तो वो कह रहा है कि नेचुरल नंबर अगर दिए उसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। बट पहले हमें फैक्टर पता होना चाहिए। फैक्टर्स होता क्या है। ओके, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, जो कि गिवन नंबर को, गिवन नंबर मीन्स जो आपको नंबर दिया गया होगा जिसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, उस नंबर को अगर कोई नंबर एग्जैक्ट डिवाइड करता है, एग्जैक्ट डिवाइड करने का मतलब कि रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, फैक्टर होगा गिवन नंबर का। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, मतलब वहां पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो। तो वो नंबर जो डिवाइड कर रहा है गिवन नंबर को, वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। ओके, मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 12, मैंने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर फाइंड करने हैं 12 के, मतलब क्या है कि मैंने ऐसे इस 12 को ब्रेक करना है कि मैं इसे इस तरीके से ब्रेक करूंगी कि मुझे कोई ऐसे नंबर मिल जाए जिनको मल्टीप्लाई करके मुझे 12 मिल जाए, या कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो इसे डिवाइड करे रिमाइंडर जीरो दे दे। दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है। तो वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि मुझे पता है 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 into 12। क्यों 1 into 12, क्यों, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड 12 इज द फैक्टर इटसेल्फ, मतलब एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप से भी एक फैक्टर है एंड 1 भी सबका फैक्टर होता है। तो 12 को मैं लिख सकती हूँ 1 into 12। 12 को मैं और क्या लिख सकती हूँ, 2 into 6 लिख सकती हूँ। और क्या लिख सकती हूँ इसे मैं, 3 into 4 लिख सकती हूँ। और क्या लिख सकती हूँ उसे, कोई और है कि मैं इसे 12 की फॉर्म में लिख सकूं, नहीं है। तो ठीक है, मेरे पास वो नंबर मिल गए हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12 मिल रहा है। जहां मैं बोलूं कि अगर ये 2 12 को डिवाइड करे, ठीक है, अगर 2 जो है 12 को डिवाइड भी कर रहा है तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, जीरो। क्वोशंट कितना आ गया, 6। दैट मीन्स डिवाइजर 2 एंड क्वोशंट 6 बोथ आर द फैक्टर ऑफ द 12। व्हाई, बिकॉज जब मैं इन 2 और 6 को मल्टीप्लाई करूंगी मुझे 12 मिल रहा है। जहां आप ऐसे बोलो कि जब 2 और 6 दोनों 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स फैक्टर का मतलब क्या है कि आपको अगर कोई नंबर दिया है जिसके अपने फैक्टर फाइंड करने हैं, उस नंबर को आपने टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे करना है कि आपको ऐसे कोई दो नंबर मिल जाए जिनको मल्टीप्लाई करके वो गिवन नंबर आ जाए, या वो नंबर इस गिवन नंबर को डिवाइड करे तो रिमाइंडर जीरो आ जाए, वो उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। ओके, तो इसीलिए मैंने वहां पे लिखा है कि 12 के फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 4 6 12। वाई, बिकॉज मुझे पता है 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, तो सभी क्या है इसके फैक्टर, सेम एज 30। 30 के फैक्टर्स भी क्या है, अगर मैं 30 को देखूं तो 30 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2 into 15, दैट मीन्स 2 एंड 15 जो है फैक्टर है। ये दोनों क्या है, फैक्टर किसके, 30 के। तो 30 क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मतलब फैक्टर मतलब कि आपको अगर कोई एग्जैक्ट डिवाइजर मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टर। या फैक्टर ऐसे भी बोल सकते हो कि आपको ऐसे दो नंबर मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करो मुझे गिवन नंबर मिल रहा है, वो क्या है, फैक्टर। तो यहाँ पे ऐसे ही 3 10 30, 5 6 30, 2 15 30,
1 into 30 is 30। तो याद रखना 1 is a factor of every number, ठीक है, एंड हर एक नंबर अपने आप से भी एक फैक्टर है, इसलिए 1 and 30 तो फैक्टर होंगे, उसके अलावा क्या है 2 3 5 6 10 15, ठीक है। नाउ अब हमें फैक्टर्स पता चल गया कि एग्जैक्ट डिवाइजर जो होता है गिवन नंबर का वो फैक्टर होता है। अब आता है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर आपको पता है वैसे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अ नंबर रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे एक चीज है, प्रोडक्ट में लिखना है, a number written as a product of prime factors। फैक्टर्स की बात हो रही है, लेकिन कौन से फैक्टर हमने पिक करने हैं, ओनली प्राइम फैक्टर्स पिक करने हैं। इज सेड टू बी इन द प्राइम फैक्टर फॉर्म। ओके, कह रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उसके हम प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे कि 30 है, 30 के मैंने ऊपर आपको बताया कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 5 6 10 15 30। बट हमें कौन से फैक्टर पिक करने, ओनली प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, वो नंबर इटसेल्फ एंड 1 होता है। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर प्राइम है मेरे, एक तो 3 प्राइम है, ठीक है, कौन से नंबर प्राइम है मेरे यहाँ पे 30 में के ये सभी फैक्टर हैं, लेकिन इनमें प्राइम फैक्टर कौन है, 3 है, 2 है, 5 है। Why 2 3 5 is the prime factor of 30? Because अगर मैं 30 को, अगर मैं 2 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 ones are this, 3 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 3 ones are this, 5 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 5 ones are 1। तो दैट मीन्स मैं वही नंबर पिक करूंगी जो कि प्राइम है। तो प्राइम नंबर्स मुझे पता है वो क्या होते हैं, जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। लेकिन यहाँ नंबर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है। तो मैंने यहाँ से 2 3 5 पिक कर लिया, वो फैक्टर तो है 30 का, लेकिन कौन फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। अब यहाँ पे देखो 30 रिटर्न एज 2 into 3 into 5, यही लिखा था ना ऊपर, अ नंबर रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 2 3 5। एक्चुअल में प्राइम नंबर है, बट एक्चुअल में ये 30 के फैक्टर्स हैं, लेकिन कौन से फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। इन प्राइम फैक्टर को मैंने किस फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट फॉर्म, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। तो दिस इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अगर मेरे पास 70 है, 70 के मैं प्राइम फैक्टर्स अगर फाइंड करने चाहूँ तो क्या हो, निकाल सकती हूँ मैं। यस, कैसे आएंगे, देखो सबसे पहले मेरा सबसे प्राइम फैक्टर, सबसे पहले मेरा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो मैं 2 पे चेक करूंगी, 2 पे इसे चेक करो तो क्या आएगा, 3, नेक्स्ट 6 10 5। ओके, नेक्स्ट अब 3, 3 पे तो ये डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज अगर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 अप्लाई करें तो 5 + 3 8 होता है, जो कि 3 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है। लेट्स नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो 5 है, 7 7 into 1, दैट मीन्स प्राइम फैक्टर्स जो हैं 70 के वो क्या है, 2 3 सॉरी 5 एंड 7। प्राइम फैक्टर तो लिखे, लेकिन उसको किस फॉर्म में लिखना, प्रोडक्ट की फॉर्म में, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूं, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं 70 आता, दैट मीन्स 70 कैन बी रिटन एज 2 into 5 into 7। अगेन यहाँ पे 90 है, अब 90 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने जब भी, तो प्राइम नंबर्स ही पिक करने। तो फर्स्ट प्राइम नंबर वी हैव 2। ओके, अब 2 द टेबल से इसे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 2 4 जा एंड 5। अगेन अब क्या है, 85 है, 8 + 5 कितना होता है, यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ की है, 4 आएगा, यहाँ पे 8 नहीं आएगा बच्चे, 4 आएगा, बिकॉज 2 4 जा 8 है ना, यहाँ पे 4 आएगा, 2 4 जा। अब नेक्स्ट, अब इन दोनों को ऐड करो, 5 + 4 9, 9 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1, क्यों 3 1 जा 15 आ जाएगा, फिर अगेन 3 पे जाएगा 5। अब 5 नीचे एक प्राइम नंबर बच गया, यहाँ पे प्राइम नंबर बच गया, दैट मीन्स इसके दो ही फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ एंड 1।
तो यहाँ पे जो 90 है उसके फैक्टर्स क्या आए फिर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यही डेफिनेशन थी। अ नंबर रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को अगर मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दूं वो क्या हो जाएगा, आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, अभी तो हमने जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स बनाने सीखे हैं। क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो होते हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स यूज होते हैं, ठीक है, वो होता है आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ये आपके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन थे 70, 90, 30, तो इनके फैक्टर्स बनाए। अब हम सीखेंगे कि अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए तो उनके फैक्टर्स कैसे बनेंगे। ठीक है, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपको पता ही है क्योंकि ये हम चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स आते हैं, वेरिएबल्स मीन्स लेटर्स आते हैं, वो एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कैसे बनते हैं। देखो मैंने आपको बोला है कि वन सबका फैक्टर है एंड नंबर इटसेल्फ जो होता है वो भी अपने आप में एक फैक्टर होता है। तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 वन ज़ा 5, तो मैं ओनली 5 लिखूंगी, आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, x इंटू वाई, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे 9 है, ठीक है, 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3 9 होता है। एक्स स्क्वेयर का मतलब है कि x इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, पावर का मतलब, एंड y। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन, तो नंबर 1 जो 1 है वो तो सबका फैक्टर होता है, तो मैं उसके साथ माइनस लगा दूं। तो ये सभी क्या है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। तो -9x² के फैक्टर्स क्या आए हैं, -1, 3x एंड y। ओके, ये सभी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। तो याद रखना कि जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड करोगे वो फैक्टर्स आपके नंबर भी हो सकते हैं, कोई वेरिएबल, जहाँ कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जब फैक्टर्स फाइंड करोगे वो फैक्टर्स आपके नंबर भी हो सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, दैट मीन्स कोई वेरिएबल भी हो सकता है। ओके, तो सिंपल। अब 7 है, 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 7, मतलब हम ऐसे लिखेंगे ना, 1 इंटू 7 करोगे तो आ जाएगा, ये इसके दो फैक्टर्स हैं। 2, 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कि 2 आता है, फैक्टर का मतलब से ही होता है, तो क्या होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है वो, ठीक है, 1 तो सबका फैक्टर है, 2 भी है, ठीक है, और x भी है। अगर नहीं तो नंबर इट्स सेल्फ फैक्टर होता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका फैक्टर एक 2 है, एक x है, एंड 2x भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि नंबर इटसेल्फ भी तो फैक्टर ही होता है। तो आप यहाँ भी एक देखो, यहाँ जैसे मैंने 5xy लिखा है, इसके फैक्टर है 5xy, 1 भी इसका फैक्टर है, एंड 5xy पूरी टर्म जो है वो भी अपने आप में एक फैक्टर है। ठीक है, ये याद रखना, वो मैंने लिखा नहीं, वो आपको अंडरस्टूड है वो चीज। नाउ यहाँ पे है x को मैं ब्रेक कर सकती, पावर कितनी है 2, दैट मीन्स x 2 बार, और नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर होता है। ठीक है, तो सेम आपको एक चीज याद रखनी है कि 1 हर एक का फैक्टर होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे -9x² के फैक्टर्स ये फाइंड किए हैं, तो -9x² अपने आप में भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो ये आपको समझ आएगा कि फैक्टर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के होते हैं उसमें नंबर भी हो सकता है, कुछ वेरिएबल्स, दैट मीन्स को एक्सप्रेशन भी हो सकता है। दैट मीन्स वी कैन एक्सप्रेस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स, कि जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको हम उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आता है जो मेन टॉपिक है आपका कि फैक्टराइजेशन क्या है। पहले तो हमने सीखा कि अगर आपके पास न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर कैसे बनाने हैं। ठीक है, अब आएगा मेन टॉपिक, फैक्टराइजेशन।
अब ये फैक्टराइजेशन जो वर्ड है ना, ये फैक्टर से ही आया है, इसलिए मैंने आपको पहले फैक्टर समझाया है। अब फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन। यहाँ पे फोकस करो, टू और मोर एक्सप्रेशन, प्रोसेस ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन whose product is the given expression। देखो, कहता कि फैक्टराइजेशन जो है एक प्रोसेस है, एक क्रिया है, लेकिन कैसी है? जिसमें भी एक्सप्रेशंस ही आते हैं, जैसे दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस आएंगे, उनको मल्टीप्लाई करो तो आपको गिवन नंबर मिल जाए, दैट मीन्स ओरिजिनल नंबर मिल जाए। जैसे कि देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है? 10। तो 10 को मैं क्या लिख सकती? 10 के फैक्टर क्या है? 2 एंड 5। ठीक है, ये इसके फैक्टर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये भी है। तो मैं 10 को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो मतलब क्या है कि मैंने 10 जो मेरा नंबर है, जिसकी मैंने फैक्टराइजेशन करनी है, उसको मैंने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। लेकिन ऐसे टुकड़े हैं मेरे पास कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो, उनको जब मल्टीप्लाई करो तो आपको ओरिजिनल नंबर दे। मतलब क्या है कि जब मैं गिवन नंबर को, गिवन नंबर के फैक्टर्स फाइंड करूं और उनको मल्टीप्लाई करूं, तो वो एक्सप्रेशन मुझे गिवन एक्सप्रेशन के इक्वल मिल जाए, दैट इज कॉल्ड अ फैक्टराइजेशन। तो जो मैंने, जैसे मान लो यहाँ 35 है, 35 में क्या लिख सकती हूँ? 5 इंटू 7, दैट मीन्स 5 एंड 7 क्या है? फैक्टर्स हैं 35 के। अगर इसी फैक्टर में मैं मल्टीप्लिकेशन लगा दूं, तो ये जो मैंने जो प्रोसेस किया है, यही आपका फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन क्या है कि जब मैं किसी नंबर के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू गिवन एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाए, दैट इज कॉल्ड अ फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ 10 है, 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 5 एंड x इंटू वाई को मैं लिख सकती हूँ x इंटू वाई। तो ये क्या है? अगर मैं इनके फैक्टर देखूं, इस टर्म के फैक्टर क्या है? 2 5 x y। बट मैं अगर फैक्टराइजेशन करूं तो सिंपल उन्हीं फैक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूंगी, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो अंडरस्टूड कि फैक्टराइजेशन क्या होती है? कि जब हम किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन करते हैं, दैट मीन्स हम एक्चुअल में उसके फैक्टर्स ही फाइंड कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन जो है, वो हमें जो उसका रिजल्ट मिले वो एक ओरिजिनल नंबर मिल जाए, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है। नाउ अब आता है कि फैक्टराइजेशन करने के अलग अलग मेथड होते हैं। वो मेथड्स क्या है? फर्स्ट मेथड वी हैव कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स कैसे? जैसे कि यहाँ पे एक मेरे पास एक्सप्रेशन दिया है, वो एक्सप्रेशन है 2x+4। ठीक है, नाउ हमें पता है कि जो 2 है हमारा, 2 के दो ही फैक्टर हैं। फैक्टर मीन्स कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करो तो मुझे गिवन नंबर मिल जाए। वो क्या है? 2 इंटू 1 ही तो है, तो मैंने 2 को 2 लिखो, 1 अंडरस्टूड है, वो लिखने की जरूरत नहीं, x का x। अब 4 के फैक्टर क्या है? फैक्टर मीन्स ऐसे दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो मुझे 4 मिल जाए। 2 इंटू 2 है, तो मैंने 4 के फैक्टर्स बना दिए 2 एंड 2। अब इन दोनों टर्म्स के बीच में कॉमन क्या है? 2। मतलब इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 कॉमन निकाल दिया। अब ब्रैकेट बच गई। अब यहाँ क्या बचा? ये वाला 2 तो बाहर आ गया, x बचा। यहाँ क्या बचा? एक एक्स्ट्रा 2 बचा। दैट मीन्स 2x+4 के फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई x+2। हमेशा याद रखना कि जो टर्म्स होती है ना एक्सप्रेशन की, वो क्या होती है एक्चुअल में? जो फैक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट ही होता है। जो टर्म्स फॉर्म होती है वो कहाँ से फॉर्म होती है? फैक्टर्स का प्रोडक्ट जब करते हैं तो वो टर्म्स फॉर्म होती है। तो ये क्या है? फैक्टर्स। और इन्हीं फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टर्म्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेरे पास
5xy एंड 10x। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इजी है। इसके फैक्टर क्या है? 5 है ना। 5 वन सा 5 होता है, हमें पता है। 5 को किस नंबर, मतलब ऐसे कौन से दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करो कि मुझे 5 मिले? तो 5 इट सेल्फ है, जब 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। x x इंटू वाई। अब 10 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 2 5 x लिख सकती हूँ। ओके, नाउ अब देखो इनमें से कौन सी चीज कॉमन है? 5 5 दोनों में, दैट मीन्स मैंने 5 कॉमन निकाल दिया। इसके अलावा एक तो ये कॉमन था, आपस में कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास कौन सी चीज कॉमन है? एक तो मेरे पास अब x और ये वाला x कॉमन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ग्रीन वाला यहाँ पे लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं है वो क्या है मेरे पास? वो है मेरे पास y। पहला जो टर्म है उसमें y है, तो y पहली प्लेस पे आएगी। बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। अब यहाँ क्या बचा? 2 बचा, तो आ गया 5xy। 5 2 10 इंटू एक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास 12x² माइनस 15xy। अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। कैसे? जैसे मान लो 12 है, चलो ब्रेक कर लेते हैं। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3, ठीक है, 2 इंटू 2। छोटे से छोटे नंबर में ब्रेक करना। मान लो कि अगर आप यहाँ पे 4 लिखते हो, ठीक है, अगर आप 4 लिखते हो तो, लेकिन हमें पता है कि 4 को हम आगे फिर फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम 4 को भी फैक्टराइज करेंगे। 3 इंटू 4 लिखोगे तो ये आपके जो फैक्टर्स हैं इरेड्यूसिबल नहीं है, मतलब आप अभी इसको आपको फिर ब्रेक करना पड़ेगा, जितना छोटे से छोटा ब्रेक कर सकते हो। 2 इंटू 2 एंड एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ x इंटू एक्स। जितनी पावर है, पावर का मतलब बेस उतनी टाइम रिपीट हो रहा है। 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे आप ध्यान से देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या है। यहाँ पे देखो, ये वाला 3 और ये 3 आपस में कॉमन है, एंड उसके अलावा हमारे पास कुछ कॉमन है। यस वी हैव व्हाट? x एंड x, ठीक है। जो सर्कल है वो कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे? जो कॉमन है वो बाहर आएगा। 3 कॉमन में से कोई एक ही लेना है, ये नहीं कि 3 3 दो बार लिख लो। कॉमन का मतलब यही होता है कि एक बार लिखना, 3 एंड x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 2 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू वाई। ओके, नाउ यहाँ पे क्या आएगा? 3x। अब अंदर 2 2 सा 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू वाई। अब 3x 4x माइनस 5y। तो ये था आपका आंसर। इजी है, कुछ नहीं करना। अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड, ये अभी थोड़ा मैं आपको प्रॉपरली बता रही हूँ ब्रीफली कि कैसे कॉमन निकालेंगे, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम ऐसे नहीं निकालेंगे, तब हम सीधा ही कॉमन देखेंगे कि इधर दोनों नंबर किस टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे ब्रेक कर लो, जितना छोटा छोटा ब्रेक कर सकते हो फैक्टर की फॉर्म में, फिर कॉमन निकालो। अब यहाँ से 2 2 4x 5y ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे। यहाँ पे बोर्ड मार्क्स लगेगा, पहले मल्टीप्लाई करनी, ये ना करना कि 5 में से 4 माइनस कर दो, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं। तो ये आएगा आंसर। अब सेकंड मेथड क्या है? रीग्रुपिंग टर्म्स। रीग्रुपिंग टर्म में क्या होता है कि इसमें ना आपको टर्म्स तो दी होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि क्या फैक्टर कॉमन निकल रहा है। कॉमन जो क्या चीज कॉमन है? कॉमन का मतलब कि जो वो सबको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहां से देखो 4 टर्म्स है, जहां तो 4 टर्म्स में से मुझे 2 कॉमन निकले, या चारों में से 3 कॉमन निकले। अगर मैं ये 2 टर्म्स लूं, ये वाली 2 टर्म्स, तो इसमें x कॉमन निकल रहा है, ओनली x कॉमन निकल रहा है। अगर ये लूं, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है ना, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, लेकिन इसमें से x कॉमन निकल रहा है।
तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एडजस्टमेंट करूंगी, ऐसे एडजस्टमेंट करूंगी कि मेरा कॉमन फैक्टर निकले कुछ, ठीक है। तो अब एडजस्टमेंट करनी है, ये आपको याद रखना है कि जब भी आपको कॉमन कुछ ना मिले तो आपको रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट मतलब आपको ऐसे टर्म्स को कनेक्ट करना है एक साथ कि उनमें से कुछ कॉमन निकल जाए, ठीक है। आपको उन टर्म्स को इकट्ठे करना है, ऐसे कनेक्ट करो कि उनमें से कुछ कॉमन निकले। अब अगर मैं ऐसे लिखूं कि 2xy, ठीक है, प्लस 2y, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर लिया, यहां से मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से ये वाली जो दो टर्म्स है मेरी, ये वाली, ये आपस में और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, यहां से शॉर्टकट में से करूंगी। अब 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 कॉमन निकल जाएगा। y इसके पास है, y इसके पास है, दैट मीन्स y भी दोनों टर्म का फैक्टर है, 2 भी दोनों टर्म का फैक्टर है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2y तो कॉमन है, एक्स्ट्रा क्या है जो बाहर नहीं है, जो बाहर नहीं है वो लिख दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y एक टर्म है, वो कम पूरी की टर्म बाहर आ गई, नाउ वी हैव 1। यहाँ पे सेम 3 दोनों में है, x प्लस 1, वाई, क्योंकि 3 वन जा 3, 3x। फैक्टर्स का मतलब होता है कि अगर उनको आप रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको ओरिजिनल नंबर मिले, ठीक है। तो नाउ वी हैव x प्लस 1 एंड 2y प्लस 3। तो ये था आपका आंसर, ये क्या है आपका आंसर। तो जब भी आप ग्रुपिंग करते हो, आपने हमेशा एक चीज अपनी माइंड में रखनी है कि अगर आपका ये वाला ग्रुप और ये ग्रुप सेम नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपकी कहीं पे गड़बड़ है, आपकी जो ग्रुपिंग है वो गलत है, आपने जो कॉमन फैक्टर निकाला है वो गलत है, ठीक है। ये जब भी आपने ग्रुपिंग करनी है, आपका ये वाला ग्रुप जो होता है ब्रैकेट में, ये वाला, ये सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो वो आपका करेक्ट है, फैक्टर्स ठीक बने हैं। अगर सेम नहीं है दैट मीन्स आपकी कहीं पे गड़बड़ है, ओके। तो याद रखना कि रीग्रुपिंग का मतलब कि आपको कब करनी है रीग्रुपिंग, तब करनी है जब आपको कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता सब टर्म में। तो सब टर्म में तो कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा मुझे, चार टर्म से चारों में से कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, तो मैंने फिर देखा कि चार से कम करके देखूं, दो दो का ग्रुप करके देख लूं। तो दो 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 का मैंने ऐसे ग्रुप बनाया कि जिसमें से मुझे कुछ कॉमन निकल रही, वो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी टर्म्स को लेके। सेकंड है यूजिंग आइडेंटिटीज मेथड। ये आपको पता ही है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का हो, एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, वो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ओके। अब हमें फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन हम करेंगे आइडेंटिटीज को यूज करके। देखो कैसे करना है। सबसे पहले देखो कि फैक्टराइजेशन जब आइडेंटिटीज की हेल्प से करनी है अपनी, तो आपको वहां पे दो परफेक्ट स्क्वायर मिलने चाहिए, ठीक है। जब भी आपने ये वाले नंबर में अभी इन दोनों की बात करें, जब भी आपने आइडेंटिटीज के मेथड के अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन करनी है, तो वहां पे आपको कितनी टर्म्स मिलनी चाहिए, 3 टर्म्स, ठीक है। जब भी आप आइडेंटिटीज को यूज करके फैक्टराइजेशन करोगे, वहां पे आपको 3 टर्म्स होंगी आपके पास। फिर आपने देखना है कि उन 3 टर्म्स में से कोई 2 टर्म्स ऐसी हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, ओके। अगर परफेक्ट स्क्वायर है दैट मीन्स वहां पे आप ये वाली रूल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मैं पहले आपको एक चीज बताऊं कि एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि मैं एक्स को इंटू एक्स करूं तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलता है, ओके। नाउ 8 है, जो 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 क्यूब परफेक्ट क्यूब है, देखिए स्क्वायर नहीं है। 16 जो है, 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 4, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। तो दैट मीन्स 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड x भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स मुझे दो परफेक्ट स्क्वायर तो मिल गए। बट क्या इन दोनों नंबर्स की हेल्प से मुझे मिडल टर्म यानी कि 2ab भी मिलती है कि नहीं, वो भी चेक करना है। देखो 2
ए क्या होगा, ए होता है जो बेस है, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके वो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर मिल रहा है, वो है x एंड सेकंड है 4, दैट मीन्स 8x मिल रहा है। दैट मीन्स मैं इन आइडेंटिटीज में फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज करूंगी। वाई फर्स्ट? बिकॉज यहाँ पे तीन तो टर्म्स हैं लेकिन तीनों प्लस की हैं, तो दैट मीन्स ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी। क्यों? क्योंकि वहां से हमें तीनों प्लस वाली टर्म्स मिलती है, तो वही हमें स्टेटमेंट में गिवन है। एंड सेकेंड बात कि हमें दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी मिल गए हैं एंड 2 अभी भी मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जो a है आपका वो है x, b है आपका 4, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में फिल करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमने? फर्स्ट बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b के है 4 का स्क्वायर 2ab, 2 a क्या है मेरा x, b क्या है मेरा 4। तो अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई भी करो तो क्या आएगा? 8x। इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा? 16। इसको सॉल्व करो, दैट मीन्स अगर ध्यान से देखो मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया कि जब मैं इसका रिवर्स भी करूं तो मुझे ये ओरिजिनल नंबर ही दे रहा है, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स हो गए करेक्ट, क्योंकि वो मुझे गिवन नंबर के इक्वल मिल गए। तो अब यहां से क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो a क्या है मेरा x, b क्या है 4, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? x प्लस 4 का होल स्क्वायर। द होल स्क्वायर मीन्स ये वाला ग्रुप जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। तो ये क्या है? इसके फैक्टर्स आ गए। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है मैंने? दिस फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्लस की है, ठीक है। बट हमें तभी ये आइडेंटिटीज यूज करनी है जब हमें दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, तभी यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म को स्प्लिट करना। अब अगर ध्यान से देखो मैंने अभी आपको बोला ऊपर ये जैसे सम आपने सॉल्व किया कि अगर आपको तीन टर्म्स मिलती हैं, ठीक है, तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो अगर आपको तीन टर्म्स मिलती है। यहाँ पे तीन टर्म्स भी हैं और दो प्लस की और एक नेगेटिव, वो कौन सी है? ये सेकंड वाला फॉर्मूला ये है। बट क्या आपको यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 13 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 भी नहीं है क्योंकि 6 को हम 2 इंटू 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो मिल नहीं रहे, नहीं मिले। दैट मीन्स तो यहाँ पे ये दोनों में से कोई भी यूज नहीं होगी क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिला, जहाँ स्क्वायर नंबर नहीं मिले, ठीक है। तो अब क्या करूंगी मैं? मिडल टर्म को ब्रेक करूंगी। मिडल टर्म हमेशा आपकी वो होगी यहाँ पे लीनियर फॉर्म वाली। ये लीनियर फॉर्म जो होती है वो आपकी मिडल टर्म होनी चाहिए हमेशा। मान लो अगर आपको पेपर में ऐसा आ जाता है कुछ, यहाँ पे मान लो 6 है, यहाँ पे ऐसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर टर्म्स को शफल कर सकता है, तो आपको इसे स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज मीन्स सबसे पहले आपको स्क्वायर वाली फॉर्म लिखनी है, देन आपको लीनियर लिखनी है, मतलब जिसकी पावर 1 है, देन आपको कांस्टेंट लिखना है। तो ये याद रखना, पेपर में ये स्टेटमेंट्स शफल हो सकती है, तो आपको इसे स्टैंडर्डाइज करना है ऐसे, ठीक है। तो अब मैंने स्टैंडर्डाइज तो मेरी ऑलरेडी है, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे करना है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर लोएस्ट पावर, फिर कांस्टेंट। अब यहां से देखो, अब मैं मिडल टर्म को कैसे ब्रेक करूं? मिडल टर्म मैंने आपको बताया कि हमेशा लीनियर वाली होती है। यहाँ पे मेरी मिडल टर्म क्या है? मिडल टर्म मेरी है 13, ठीक है। एंड उसके बाद प्रोडक्ट कितना है? अब आपको मैं बताती हूँ प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है।
कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मेरे पास 6 है और यहाँ कांस्टेंट है 6। तो जब मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 एंड कांस्टेंट टर्म 6 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे प्रोडक्ट कितना मिला? 36। तो जो मिडल टर्म होती है वो आपका होता है सम। ठीक है, जो मिडल टर्म होती है वो आपका सम होता है। एंड जब मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब मेरे पास सम भी है एंड प्रोडक्ट भी है। प्रोडक्ट कितना है? 36 एंड सम कितना है? 13। ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि आपको प्रोडक्ट फाइंड करना आना चाहिए एंड सम पता होना चाहिए। सम हमेशा लीनियर वाली टर्म होती है एंड प्रोडक्ट जो होता है वो कैसे फाइंड करना है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट। ओके, अब स्प्लिटिंग का मतलब क्या है? तोड़ना, ब्रेक करना। लेकिन किससे ब्रेक करना? मिडल टर्म को ब्रेक करना। तो मिडल टर्म यहाँ मेरे पास है 13। अब मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि मैंने मिडल टर्म 13 को ऐसे ब्रेक करना है कि उनको प्लस करूं। ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि उनको प्लस करूं तो मुझे 13 मिले, प्लस या माइनस जो भी है उसको प्लस या माइनस करो तो मुझे 13 मिले। एंड उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 36 मिले। अब पहले आप देखो कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें 36 मिलता है। देखो, एक तो होता है 1 इंटू 36, फैक्टर्स ये सिंपल सी बात है। तो 6 इंटू 6 भी होता है, 9 इंटू 4 भी होता है 36। अब देखो ये भी मुझे 36 दे रहा है, बट क्या मुझे ये सम 13 देता है? नहीं, ये कैंसिल हो गया। अब 6 या कितना होता है? 36। प्रोडक्ट मिलेगा 36। क्या इस ये 36 जो है, जो 6 इंटू 6 36 दे रहा है, क्या इन दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं मुझे 13 मिलता है? नहीं, रिजेक्ट। नाउ 9 इंटू 4 कितना होता है? 36 मिल गया। बट क्या इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे 13 मिलता है? यस। दैट मीन्स 13 के फैक्टर क्या होंगे? 9 एंड 4। फैक्टर नहीं, सॉरी, इनका सम जो करेंगे तो 13 आएगा और इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। तो अब मेरे पास देखो इसके क्या फैक्टर्स आ गए हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा 6x²। ठीक है, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। मैं 13 को ब्रेक किया है, मैंने 13 को ब्रेक किया, मैं ब्रैकेट डालूंगी। 13 को मैंने प्लस किया तो आ गया मेरे पास 9x 9 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने 13 को ब्रेक किया है तो वो मैंने ब्रैकेट में उसे मतलब एग्जामिनर को बता दिया कि मैंने 13 को ही ब्रेक किया, बाकी मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। नाउ अब ओपन द ब्रैकेट्स, 9x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 6। अब यहां पे देखो, अब यहाँ पे देखो कि आपको कैसे कॉमन निकालना है। अब मैं ये वाली साइड जो है वो रब कर देती हूँ, ध्यान से करना यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कॉमन निकालना थोड़ा ध्यान से। अब देखो यहाँ से कॉमन कैसे निकालेंगे, वही आगे ना बात। अब देखो जैसे हमने रीग्रुपिंग की थी और यहाँ पे हमने ग्रुपिंग ही करनी है। अब देखो 9 6 6, अगर तीन टर्म्स भी देखो तो तीनों ये न 6 9 6 3 के टेबल पे आता है। ठीक है, 2 के टेबल पे भी आता है लेकिन 2 के टेबल पे 9 नहीं आता। अगर मैं 4 6 लेती हूँ, 4 6 लूँ तो ये 2 के टेबल पे आते हैं दोनों। 6 एंड 9 लूँ ये 3 के टेबल पे भी आते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अब इन दोनों में से ये वाला नंबर जो इनकी बात कर रही हूँ, यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ इजिली समझा देती हूँ। जैसे 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3। दैट मीन्स इनमें 3 कॉमन आ गया, तो 3 कॉमन आ गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वेयर एंड एक्स है। एक्स स्क्वेयर को मैं लिख सकती हूँ एक्स इंटू एक्स, एक्स को तो मैं एक्स ही लिख सकती हूँ। इनमें से क्या कॉमन आ गया? एक्स कॉमन आ गया, यहाँ ब्रैकेट बच गई।
अब 6 को मैंने लिखा 2 × 3, तो यहाँ क्या बचा 2 और एक एक्स स्क्वायर के साथ x बच गया, माइनस यहाँ क्या बचा 3। ठीक है, अब सेम यहाँ पे आप ध्यान से देखना, अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है 4x माइनस का है। अब साइन नेगेटिव, अब ध्यान से देखना मल्टीप्लाई कैसे करना है, कॉमन कैसे निकालना है कि जो कॉमन नंबर निकलेगा वो आपका नेगेटिव निकलेगा कि पॉजिटिव निकलेगा। देखो जब ऑपोजिट साइन है तो मैं नेगेटिव नंबर निकालूंगी बार। अब देखो 4 है, 4 कैन x है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × x लिख सकती हूँ। 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 3। अब कॉमन क्या है 2 है, और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो मैं क्या निकालूंगी यहाँ से कॉमन 2 निकल जाएगा, अंदर क्या रह गया 4x की जगह 2x। ठीक है, और यहाँ क्या रह गया 3। लेकिन अब बारी आती है कि यहाँ पे साइन क्या आएगा, एक्चुअली में साइन क्या आएगा, जो साइन यहाँ पे है हम इसे ब्रेक करें वही साइन यहाँ पे नहीं आएगा। मैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बेसिकली, तो यहाँ पे माइनस आएगा, जो साइन इस ग्रुप में होगा वही ग्रुप यहाँ होगा। लेकिन मैंने माइनस कैसे लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि माइनस माइनस प्लस करूंगी तो 6 मिलेगा। अगर मैं प्लस लिख देती तो प्लस माइनस माइनस 6 हो जाता, जबकि मुझे -6 नहीं +6 चाहिए, तो मैं दोनों सेम साइन करूंगी। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं मल्टीप्लाई में। तो अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है 2x - 3 एंड 3x - 2। तो ये क्या है फैक्टर्स है किसके, गिवन एक्सप्रेशन के। तो दैट मीन्स अगर इन एक्सप्रेशंस को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं, मतलब इन फैक्टर्स का मैं अगर प्रोडक्ट निकालूं तो मुझे ये टर्म्स मिल जाएंगे सभी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मेरे पास डिवीजन, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो हमने मल्टीप्लिकेशन सीख ली, ठीक है, हमें ये भी पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो तो हमें पता है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है उसको दूसरे एक्सप्रेशन के साथ, दैट मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ ही डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म है, जैसे यहाँ पे भी एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। ठीक है, अब डिवाइड कैसे करना है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा 6x³ गिवन स्टेटमेंट वी हैव दिस। ओके, नाउ डिवीजन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। अब क्या है, अब क्या मैं इस 6x³ को ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 3 × x करूं, नीचे मैं लिखूं 2 × x लिख सकती हूँ। अब मैं इनमें से कुछ कैंसिल आउट भी कर सकती हूँ क्योंकि मैंने 6 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। 2 के साथ 2, x के साथ x, बचा क्या मेरे पास 3x। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी डिवीजन हो गई। ठीक है, अब इसे दो मेथड से भी कर सकते थे, वो भी इजी है। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम करेंगे वैसे। अब इसे ऐसे कर लिया आपने, ये भी ठीक है। अब ऊपर फैक्टर्स बना दिए, नीचे आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे 2 × 3 एंड एस करके। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट हम सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल मतलब जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती, पॉली मीन्स मैनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो सकती, मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो उसे मोनोमियल कैसे डिवाइड करेगा। ठीक है, लेट्स सी। हर इसमें कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन क्या दिया है 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y डिवाइडेड बाय 2y। ठीक है, अब मैंने आपको ऊपर एक फैक्टर्स बना के बताया था 2 × 3, वो मेथड आप यहाँ भी कर सकते हो, 2 × 2 कर लो, इसे 5 1 5 लिखो, इसे 2 × 3 कर लो। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है,
यहाँ पे मोनोमियल थी, मोनोमियल को मोनोमियल के साथ ही डिवाइड करे तो इसलिए कैंसिल करना इजी था। लेकिन यहाँ पे कैसे करोगे, देखो अब डिनोमिनेटर कितना है 2y, डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि वो न्यूमिनेटर की हर एक टर्म को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स आई कैन राइट एज दिस इंटू दिस, ऐसे भी लिख सकती हूँ 5y² इंटू 2y, 6y इंटू 2y। ठीक है, नाउ अब क्या है, आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे 2 इंटू ऐसे करके लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, अब मैं सीधा करूंगी कैंसिल, यहाँ पे सीधा कैंसिल करूंगी। अब मुझे पता है 2 2 ज़ा 4 होता है, तो मैं इसे कैंसिल करूंगी 1, इससे कैंसिल करूंगी, यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे y क्यूब है, y क्यूब का मतलब y इंटू वाई इंटू वाई, इसे डिवाइड कौन कर रहा है, y कर रहा है, दैट मीन्स ये कैंसिल करूंगी तो कितने y बचेंगे, 2y बचेंगे। तो दैट मीन यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 2y²। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास 5y। देखो 5, 2 के टेबल पे 5 तो आता नहीं, तो 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। अब है मेरे पास y², तो y² का मतलब y इंटू वाई, और इसे डिवाइड कौन कर रहा है, y, दैट मीन्स कैंसल। तो क्या बचा, y। अब मुझे पता है 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, एंड 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो ये कॉमन है, जो कॉमन है वही कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स मैं अगर इसे डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, दोनों में सेम y है, दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 3। तो ये था आपका आंसर। ठीक है, ये क्या है, आपका आंसर है। तो याद रखना, अगर मोनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड करना है तो वो कैसे करना है, अगर पोलिनोमियल आ जाए, पोलिनोमियल मतलब जिसमें टर्म्स ज्यादा हो, ठीक है, मोनोमियल मींस मैनी टर्म्स वाली एक्सप्रेशन, उसे कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटिन्यू पॉलिनोमियल डिवीजन पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा मतलब कंपल्शन नहीं है कि मोनोमियल ही मोनोमियल को करेगी, जहाँ अगर पॉलिनोमियल है तो उसको मोनोमियल करेगी। मतलब पॉलिनोमियल तो बहुत सारी होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसको पॉलिनोमियल डिवाइड करे, वो कैसे करना है, देखो सम है मेरे पास 7x² प्लस 14x, उसको डिवाइड कर रहा है नंबर x प्लस 2, ये। अब यहाँ पे देखो कि जो न्यूमिनेटर है आपका वो क्या है, वो है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स आती हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, मेरे पास 2 टर्म्स है, वो 2 टर्म्स क्या है, x प्लस 2, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। इसीलिए उसने ऊपर पॉलिनोमियल लिख दिया, कि वो उसने सेपरेट नहीं लिखा कि कैसे बाइनोमियल को बाइनोमियल डिवाइड करती है। सिंपल लिख दिया कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे मोनोमियल हो, मोनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, वो एक दूसरे को कैसे डिवाइड करती है वो करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 7x² प्लस 14x डिवाइड बाय x प्लस 2, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसे आप सीधा भी कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं अगर इसे ऐसे भी कर सकती हूँ 7 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 2 इंटू 7 इंटू एक्स ओवर x प्लस 2 लिख सकती हूँ। ये मैं एक ब्रैकेट में लिखूंगी ऐसे करके, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। चलो और रहने दो, ब्रैकेट रहने दो, पता ही है, प्लस से पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखो कि क्या क्या कॉमन निकल रहा है, 7 7 मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट x x कॉमन निकल, वो भी मैंने निकाल दिया। जो कॉमन नहीं है वो अंदर रखेंगे। यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 2 इंटू एक्स, इनको मल्टीप्लाई करना है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, x प्लस
यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ की है, एक्स तो कॉमन है ना, तो अकेला 2 आएगा फिर, क्योंकि एक्स कॉमन निकल चुका है, एक्स कॉमन है, ओनली 2, 2, ठीक है। तो अब इसे डिवाइड कौन कर रहा है, यहाँ पे डिवीजन आएगा, डिवाइड कर रहा है इसे, x प्लस 2 डिवाइड करता है, तो वो दोनों कैंसिल हो गए, ये पूरी टर्म कैंसिल होगी, बचा क्या, 7x। तो ये था आपका कैंसलिंग द फैक्टर, ठीक है, ये हमने कैंसिलेशन की थी बाय फैक्टर, ठीक है। तो अब इजी है, आप डायरेक्ट ये वाला फैक्टर जो फॉर्म मैंने प्रोसेस किया है इसे, मतलब छोटे छोटे नंबर्स में फैक्टर्स में ब्रेक किया है, वो आप बेशक ना करना। अब सीधा इसके बाद ये नीचे वाला स्टेप 7x इंटू ये भी कर सकते हो। तो ये था आपका इंट्रो, इसमें तीनों एक्सरसाइज का जो भी कंसेप्ट यूज होगा वो मैंने अच्छे से करा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल किया, यहाँ पे हमने डिवीजन ऑफ मोनोमियल किया, मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि यूजिंग आइडेंटिटीज मेथड कैसे लगना। याद रखना कि ये तभी लगेगा जब आपको दो परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं और उनको मल्टीप्लाई करके आपको 2ab मिल रहा है। ये आपका कब लगेगा, जब आपको 3 टर्म्स तो होंगी लेकिन आपको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट 2 मिलने चाहिए। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर मिलने के बाद हमें ये भी देखना है कि मिडल टर्म दैट में 2ab वाली भी मिलनी चाहिए। अगर नहीं तो हम मिडल टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हम रीग्रुपिंग कब करते हैं, जब हमें पूरी टर्म्स में, पूरे एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं निकलता, तो हम उसे फिर टुकड़ों में अरेंज करते हैं कि ऐसे ऐसे टुकड़े इकट्ठे करें जिनमें से कुछ कॉमन निकल आए। ओके, नेक्स्ट है ये फैक्टराइज, ये कॉमन मेथड करना है, ये इजी है। फैक्टराइजेशन क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। फैक्टराइजेशन मतलब कि आपको ऐसे नंबर्स को, जैसे 10 है, 10 को आपने ऐसे टुकड़ों में ब्रेक करना है कि उन टुकड़ों को आपस में जब इकट्ठा करो, मल्टीप्लिकेशन करो उनकी, तो जो प्रोडक्ट आए वो आपका ओरिजिनल नंबर हो जाए। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन। ओके, नेक्स्ट फिर हमने शुरू में क्या किया, फैक्टर्स क्या होते हैं वो आपको मैंने बता दिया। अच्छा, ये फैक्टर तो आपको पता ही है, ये जस्ट मैंने आपको एक बार रिकॉल करा दिया कि फैक्टर और प्राइम फैक्टर क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।